नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वां समन जारी किया है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 2 दिन का समय मिला। बीते कई समन पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन के मुताबिक उन्हें 2 फरवरी को जांच में शामिल होना है, लेकिन इसी दिन केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। एक कैमरा में कैप्चर हुआ और सोचिए कि एक छोटे से चुनाव के लिए जब भाजपा इतना लो स्टूप कर सकती है, तो जहां 90 करोड़ देश की जनता वोट देती है, तो वहां किस तरह की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस कर रही होगी। इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री श्री सरदार भगवंत मान जी 2 फरवरी को भाजपा दफ्तर के आगे प्रदर्शन करेंगे। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और ये प्रदर्शन इसलिए जरूरी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी जांच एजेंसियों को बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बताया है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन की देर रात गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी हेमंत की गिरफ्तारी को गलत बताया है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब राजभवन पर निगाहें टिकी हुई हैं। हेमंत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद महागठबंधन ने चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके बाद चंपाई ने 43 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक राजभवन के इस शपथ ग्रहण का कोई समय नहीं दिया है। ऐसे में अब निगाहें राजभवन पर हैं कि आगे क्या होगा। वहीं इन सबको लेकर रांची में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी दलों के वरीय नेता रांची में कैंप किए हुए हैं। गुरुवार को भी कई नेताओं ने पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली लोकसभा सांसद सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच तेलंगाना से बड़ी खबर सामने आई। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना के खम्मम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंतरिम बजट से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो एक क्रांतिकारक परिवर्तन संपूर्ण देश में लाया है, और केवल संपूर्ण देश में नहीं लेकिन भारत को विश्व पटल पर उभारने का कार्य किया है। भारत 10वीं बड़ी आर्थिक विश्व शक्ति थी 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। 5वीं से अगले 3 साल के अंदर हम तीन सबसे बड़े आर्थिक शक्ति में हम लोग परिवर्तित होंगे। पूर्ण विश्वास है कि इस बजट में भी वही सफ़र आगे ले जाएंगे और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, भारत पहले, और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी प्रगति और विकास के दर के साथ हमें जुड़ाना होगा। हमारी चर्चा विस्तृत रूप से हुई। पहले तो गडकरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हमने अर्पित किया, क्योंकि कल उनका प्रवास मध्य प्रदेश का रहा, जहां जबलपुर में और भोपाल में पूरे प्रदेश के लिए सौगातें उन्होंने अर्पित की। करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और 250 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। तो धन्यवाद के साथ साथ जो हमारी बहुत बहुचर्चित और बहुअपेक्षित हमारी योजनाएं थीं। पहली योजना जो उनके साथ सतत संपर्क मैंने लगा के रखा है, आगरा से ग्वालियर तक जो एक्सप्रेसवे है
उसे हमें 6 लेन या 8 लेन का बनाना है, क्योंकि दिल्ली से आगरा तक बहुत सहूलियत हो गई है यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से ग्वालियर अभी भी 2 लेन एक्सप्रेसवे चलती है। तो उन्होंने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है और उसका टेंडर भी लग चुका है और केवल ज़मीन का अधिग्रहण करके वो हमें NHAI को देना पड़ेगा, प्रदेश शासन के द्वारा, राजस्थान भी और मध्य प्रदेश भी, और उसके अंतर्गत जल्द से जल्द वो योजना शुरू करेंगे। ये योजना स्वतः करीब 4,500-5 हज़ार करोड़ की होगी और 90 किलोमीटर की ये 6 लेन 8 लेन एक्सप्रेसवे बनेगी जो आगरा से ग्वालियर को जोड़ेगी। और ये एक्सप्रेसवे बनने से ग्वालियर से दिल्ली की दूरी जो वर्तमान में 5-5.5 घंटे की है, वो हम करीब करीब 2.25 घंटे में पूर्ण रूप से कर पाएंगे, क्योंकि आगरा के भी रिंग रोड के साथ ये लगेगा। दूसरी परियोजना थी ग्वालियर के अंदर ही एक रिंग रोड बनाने की परियोजना, और उसके 3 भाग पूर्ण हो गए थे। केवल एक पश्चिमी बाईपास लंबित है जो करीब 955 करोड़ की है। उसके लिए भी हमने निवेदन किया और मैं पिछले 1 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ। अब पूर्ण रूप से योजना तैयार हो चुकी है और जल्द ही उसका कार्य भी शुरू होगा। तीसरी परियोजना जो एक बहुत ही भविष्य की प्रगति और विकास की योजना है हमारे पूरे प्रदेश के लिए और संभाग के लिए, वो अटल एक्सप्रेसवे है जो पूर्ण चंबल की घाटी से निकलेगी और पूर्ण चंबल की घाटी को कोटा के साथ जोड़ेगी। और इस परियोजना के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से संकल्पित रही है। इस योजना में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, वर्तमान के मुख्यमंत्री, पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान के विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, हम तीनों पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं जल्द से जल्द इसे शुरू करने के लिए। उसकी अलाइनमेंट की भी हमने आज चर्चा की। तो तीनों परियोजना, ये परियोजना के साथ एक औद्योगिकरण भी संभवतः इस क्षेत्र में हो सकता है जो बेहड़ क्षेत्र कहलाता है। तो एक बहुत भविष्य को एक नया रूप देने की ये योजना है। तो तीनों योजनाओं पर उन्होंने सकारात्मक हमें सहयोग प्रदान किया, इसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना रहेगा? एक्सपेक्टेड टाइम हर एक योजना का अलग है। पहली योजना भूमि अधिग्रहण के बाद जो NHAI को ट्रांसफ़र करेंगे, करीब 2.5 साल में आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से बन जाएगा। दूसरी योजना जो वेस्टर्न एक्सप्रेसवे है उसकी शुरुआत अभी होगी, और तीसरी योजना अलाइनमेंट फाइनलाइज होने के बाद उस पर भी हम लोग कार्य पर लग जाएंगे। को लेकर कल अंतरिम बजट जो पेश होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग समझे? क्योंकि लगातार ऑपोजिशन कहता रहा है कि जो बजट आप लोगों के थ्रू दिया जाता है वो उतना वर्थी नहीं है, आप क्या समझे? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में जो एक क्रांतिकारक परिवर्तन संपूर्ण देश में लाया है, और केवल संपूर्ण देश में नहीं लेकिन भारत को विश्व पटल पर उभारने का कार्य किया है। विपक्ष कौन से चश्मों से देखता है वो केवल वो जाने। भारत 10वीं बड़ी आर्थिक विश्व शक्ति थी 2014 में, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। 5वीं से अगले 3 साल के अंदर हम तीन सबसे बड़े आर्थिक शक्ति में हम लोग परिवर्तित होंगे, तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति विश्व में। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा जहां अधोसंरचना पे है, विकास पर है, प्रगति पर है, वहीं हमारे वंचित, पीड़ित, गरीब वर्ग के उत्थान के लिए भी जो ढेर सारी योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे हमारे विश्वकर्मा समाज की योजनाएं हों, पूर्ण रूप से एक परिवर्तन देश में आ चुका है। एक आत्मनिर्भर भारत आज उभर रहा है, एक विश्व गुरु के रूप में भारत उभर रहा है। और इस बजट में भी, इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट बजट है, पर फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट में भी वही सफ़र आगे ले जाएंगे
और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, भारत पहले, और उसी सोच और विचारधारा के साथ कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी प्रगति और विकास के दर के साथ हमें जुड़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है, यानी आज संबोधन भी दिया था और चुनाव बजट को लेकर उन्होंने संबोधन दिया था। इस पर शशि थरूर का कहना है बिल्कुल चुनावी वन साइडेड नैरेटिव ये संबोधन रहा, बजट को लेकर नहीं बल्कि। देखिए, जिन लोगों की दृष्टिकोण ही भारत को उभरने से रोकने की हो, भारत को भारत के अंदर ही दबाने की हो, और एक उगते हुए और उभरते हुए भारत को सहन न कर पाए, उनको संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। पर प्रधानमंत्री जी आज 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसे हुए हैं, और जो एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई विश्व पर एक नई विश्वसनीयता भारत ने हासिल की है उनके नेतृत्व में, वो एक एक व्यक्ति के दिल में समाया है। और जो आर्थिक विकास और प्रगति एक एक व्यक्ति की हुई है इस देश के अंदर, आज वो पूर्ण रूप से परिलक्षित है, जिसके आधार पर आज भारत अग्रसर है। करहल क्षेत्र में निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन से ही चुनाव लड़कर भाजपा का सफाया करेंगे। हमारा गठबंधन और सीटों का बंटवारा अच्छी तरह से होगा। भाजपा को हराने वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा। जिला अदालत की ओर से ज्ञानवापी में व्यास के तहखाने में नियमित पूजन अर्चन की बुधवार को अनुमति के बाद देर रात बैरिकेडिंग से रास्ता बनाते हुए व्यास का तहखाना खोल दिया गया। इसके लिए डीएमएस राजलिंगम व पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी विश्वनाथ धाम ज्ञापी क्षेत्र में डटे रहे। रात 1:50 पर परिसर से बाहर निकले जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है। 1993 में उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी, उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उसमें मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उस पर सरकार रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। पाठ बंद था, उस समय भी कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? 7 दिन के अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन के अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर। देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी। सबसे पहले ये है कि आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए।
हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है भाई। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीजें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। ये चीजें हैं सर। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब ये छोड़ सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आए। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है उस पर। मोदी सरकार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है। इस बजट के पेश करने से पहले ही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी बात रखी। प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक तो ये इंटरिम बजट होगा, इलेक्शन आने को है, और उसके बाद पूरा बजट पेश किया जाएगा जब सरकार बन जाएगी। तो उम्मीद यही है कि जो 10 साल पहले वादा किया था देश की जनता के साथ, 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब महंगाई से लोग रोज जूझ रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग महंगाई है, पर केंद्र सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था देश के युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। नौकरी के नाम पर वो लोग दर बदर भटक रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। अग्निवीर स्कीम लाकर आपने आर्मी की भर्ती में भी जिस तरीके से कटौती की है वो देश ने देखा है, देश ने प्रोटेस्ट देखे हैं। फिर आपने कहा था कि आप करप्शन खत्म करेंगे। करप्शन खत्म करना तो दूर, जो पूंजीपति है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। फिर आपने एक और जुमला छोड़ा था कि आप 15-15 लाख सबके अकाउंट में लाएंगे। आप इसमें से कोई भी 1/3 भी काम कर लें। या इस बजट में किसानों के बारे में, किसानों को पहले वादा किया आमदनी दुगनी होगी, फार्म लॉज लाते हैं, काला कानून लाते हैं, फिर उसको विड्रॉ करना पड़ता है। छोटे कारोबारी दुखी हैं जिस तरीके से आपने जीएसटी लागू किया है और जो उसमें नियम कानून डाले हुए हैं। तो महिलाओं के साथ, जो महिलाओं को विमेन लेड ग्रोथ होगी तो उनका लेबर पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। इसमें से 1/3 काम भी अगर कर लें आखिरी साल में, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये बजट सक्सेसफुल होगा। अगर फिर से वही पूंजीपतियों के लिए ये बजट बनेगा और आम जनता त्रस्त रहेगी तो ये दुखद है। 1 फरवरी 2024 को देश के सभी शहरों में एलपीजी सिलेंडर के रेट अपडेट हो गए हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों को बढ़ा दिया है, वहीं घरेलू सिलेंडर के रेट अभी भी स्थिर हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपए का इजाफा किया है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1769.50 रुपए में मिलेगा, वहीं मुंबई में इसकी कीमत 1708.50 रुपए, चेन्नई में 1947 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। शीतकाल में लंबे सूखे के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बर्फबारी ने पर्वतीय राज्यों को बड़ी राहत दी है
उत्तराखंड में मंगलवार रात से चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी बुधवार को भी जारी रही। हिमाचल प्रदेश में मनाली, डलहौजी व कुफरी में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण अटल टनल को पर्यटकों के लिए बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश हुई। हरियाणा, पंजाब व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह हवा चली तो दोपहर बाद बारिश ने कपकपी बढ़ा दी है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।